साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको उदयपुर की एक मशहूर कला के बारे में बताने जा रहा हूं। इस कला का नाम है कोफ्तगिरी। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान में एक रियासत है राजस्थान। राजे रजवाड़ों की रियासत है और उस राजस्थान का एक इलाका है मेवाड़। तो मेवाड़ है, उसी की राजधानी हुआ करता था उदयपुर। उदयपुर की बुनियाद महाराणा उदय सिंह ने डाली थी और उदय सिंह के नाम पर ही इसका नाम उदयपुर है। उदयपुर में बहुत शानदार महल है और इसे झीलों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। उसी उदयपुर की एक कला है जिसका पूरी दुनिया में नाम है, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं, और उस कला का नाम है कोफ्तगिरी। ये जो कोफ्तगिरी कला है, ये कला है लोहे के हथियारों की नक्काशी की कला। जो लोहे और इस्पात के हथियार होते हैं उन पर नक्काशी की जाती है सोने और चांदी के तारों से, और इसी कला को कहते हैं कोफ्तगिरी। ये कई सौ साल पुरानी कला है और कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये पर्सिया से आई थी। ये कला पर्सिया, जिसे आजकल ईरान कहा जाता है, पुराने जमाने में उसे पर्सिया या हिंदी में फारस कहते थे। और पर्सिया से एक आई कला मुगलों के दरबार में आई। मुगलों ने इस कला को बहुत सरपरस्ती दी, बहुत संरक्षण दिया, और उसके बाद मुगलों के जरिए ये कला राजपूत राजाओं तक पहुंची। तो इसमें क्या होता है कि जो किस्म किस्म के हथियार होते हैं, वो तलवार हो सकता है, ढाल हो सकती है, खंजर, कटार, ये जो तमाम हथियार होते हैं, उन हथियारों की नक्काशी की जाती है कुछ चरणों में, कुछ उसके स्टेप्स हैं। कोफ्तगिरी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोफ्त शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, पर्सियन वर्ड है, और कोफ्तगिरी का मतलब होता है तारकशी। मतलब तार के काम को, वायर के काम को कोफ्तगिरी कहते हैं। तो अब मान लीजिए एक तलवार की कोफ्तगिरी करनी हो तो उसको कैसे किया जाएगा। तो पहला स्टेप ये है कि उस तलवार को बिल्कुल गर्म कर देते हैं। आजकल ऐसे ऐसे टॉर्च भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्च, जिनसे हीट दिया जाता है, गर्मी दी जाती है, और उससे पूरी जो तलवार है बिल्कुल गर्म हो जाती है, और तलवार का रंग भी बदल जाता है। वो लोहे और इस्पात की तलवार रहती है, उसका नीला रंग हो जाता है हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। उसके बाद क्या होता है कि एक छोटा सा औजार होता है, उसे कहते हैं चिड़नी। ये चिड़नी नाम का जो औजार होता है, इससे उस पूरी तलवार पर समझिए खोद खोद के डिजाइन तैयार कर लिए जाते हैं। ये डिजाइन कई तरह के होते हैं। वो फूल पत्तियों के डिजाइन हो सकते हैं, बेल बूटों के, या फिर हाथियों की तस्वीर हो सकती है, शेर की तस्वीर हो सकती है, मोर की तस्वीर हो सकती है, पूरे के पूरे शिकार गाह की, जंगल के शिकार की तस्वीरें हो सकती है। और ये एक बहुत बारीक और बहुत महीन काम होता है, बहुत सब्र वाला काम होता है। चिड़नी से उसमें खोदा जाता है, ग्रोव्स बना लिए जाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है, उसमें एक दूसरे औजार का इस्तेमाल होता है जिसे टकला कहते हैं। और ये जो टकला औजार होता है, इससे वो जो ग्रूव्स बनाए जाते हैं, वो जो खुदाई की गई थी तलवार पर, उसमें सोने और चांदी के तार जड़ दिए जाते हैं। ये काम टकले नाम के औजार से होता है। उसके बाद एक और औजार आता है जिसे ओपानी कहते हैं, और ओपानी का जो औजार होता है, उससे
जो सोने और चांदी के तार जड़े जाते हैं उनको जगह जगह बांध दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी जगह से हिले डुले नहीं, बिल्कुल मजबूती से रहे। उसके बाद एक खास किस्म का पत्थर आता है, स्टोन आता है, उसको कहते हैं हकेट। उस पत्थर से पूरी तलवार की पॉलिश कर दी जाती है और इस तरह जो सोने चांदी के तार होते हैं बिल्कुल उसमें दब जाते हैं और उस तलवार में एक खास किस्म की चमक आ जाती है। कुछ जो कारीगर होते हैं वो इसके बाद आखिर में नारियल का तेल भी, कोकोनट ऑयल भी पूरी तलवार में लगा देते हैं। तो ये एक डिजाइनदार तलवार हो जाती है और इस आर्ट को कहते हैं कोफ्तगिरी। यही स्टेप्स जो 4-5 होते हैं वो ढाल पर भी दोहराए जाते हैं, खंजर पर भी बन सकते हैं, अलग अलग चीजों पर बन सकते हैं। राजस्थान में पुराने जमाने में से बहुत लोग कोफ्तगिरी नहीं कह के अलंकृत हथियार भी कहा करते थे, ये उसकी भी कला थी। अब देखिए आज के ज़माने में चूँकि अब तो हथियारों का चलन कम हो गया, हथियारों से अब जंग भी नहीं लड़ी जाती है, तो ये सब जो तलवार बनाए जाते हैं, ढाल बनाए जाते हैं, ये सब का इस्तेमाल लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देने में करते हैं, तोहफ़े देने में करते हैं। और दूसरा इनका इस्तेमाल होता है डेकोरेशन पीस के रूप में, सजावट के सामान के रूप में कि मान लीजिए कोई बहुत रईस आदमी है तो वो अपनी बैठक में, अपने ड्राइंग रूम में दीवार पर कोफ्तगिरी की ढाल, कोफ्तगिरी की तलवार लगा लेगा। आम आदमी के लिए ये जो तलवारें होती हैं, ढाल, खंजर, ये कुछ महंगी होती हैं। जैसे कि एक साधारण कोफ्तगिरी वाली तलवार भी 10 से 15 हजार में बेची जाती है और उस पर और ज्यादा भी दाम बढ़ सकते हैं। कई लोग उसमें हीरे जवाहरात और भी बाकी चीजें जड़वा देते हैं, तब तो वो फिर बहुत महंगी हो जाती है। तो आजकल कलाकारों ने क्या करना शुरू किया है कि हथियारों के अलावा भी कोफ्तगिरी का काम दूसरे सामानों में शुरू कर दिया है। जैसे कोफ्तगिरी की घड़ी बनती है, जो दीवार पर घड़ी लगाते हैं, वॉल क्लॉक जिसे कहते हैं, उस पर कोफ्तगिरी का काम रहता है। या पेन रखने का जो स्टैंड होता है जिसमें पेन रखा जाता है, वो स्टैंड कोफ्तगिरी से बनाया जाता है। अब साथियों, हाल में कुछ साल पहले कोफ्तगिरी को जीआई टैग मिला था। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यदि कोई खास चीज, कोई खास वस्तु, कोई खास प्रोडक्ट किसी विशेष जगह से ज्यादा जुड़ी रहती है तो उस जगह को के साथ उसको जीआई टैग दिया जाता है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने कड़कनाथ मुर्गा पर एक वीडियो बनाया था, तो वो मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ में खास तौर पर मिलता है, तो इसलिए झाबुआ के मुर्गे को वो जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये जीआई टैग होता है और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो मद्रास में है, चेन्नई में है और वहीं से जीआई टैग अलग अलग चीजों को दिया जाता है। जीआई टैग मिलने से ये फायदा होता है कि उसका डुप्लीकेट माल नहीं बन सकता। मतलब आप पटना में बैठकर यदि आप कोफ्तगिरी का काम करेंगे तो उसको असली कोफ्तगिरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि असली कोफ्तगिरी का काम उदयपुर से ही जुड़ा हुआ है, उदयपुर को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये खास बात है जीआई। देखिए राजस्थान में चूंकि हमेशा से जंग होती रही, हथियारों का काम होता रहा, तो राजस्थान में पहले गाड़ियां लोहार हुआ करते थे। वो बैलगाड़ियों पर एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे अपने सारे औजार लेके और हथियारों की मरम्मत करते थे, हथियारों की पॉलिश करते थे। तो हल्का हल्का उन्होंने भी हथियारों को सजाने का काम शुरू किया था। लेकिन बाद में जब ये कोफ्तगिरी का काम शुरू हुआ तो कुछ कलाकार बिल्कुल इसी काम के स्पेशलिस्ट हो गए, वो इसी काम में माहिर हो गए। साथियों, जब कोफ्तगिरी की चर्चा होती है तो एक महिला का नाम आता है। उस महिला की ज़िंदगी बहुत प्रेरित करने वाली है। उसका नाम है श्यामलता गहलोत। श्यामलता गहलोत के जो शौहर थे, हस्बैंड थे, उनका नाम था राजेश गहलोत और वो कोफ्तगिरी के बहुत अच्छे कलाकार थे। लेकिन जब वो यंग ही थे तो अचानक एक दिन उनको कैंसर हो गया, कैंसर की बीमारी का पता चला और कुछ समय बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मरने के पहले उन्होंने अपनी बीवी से कहा, श्यामलता गहलोत से, कि वो चाहते हैं कि कोफ्तगिरी का नाम पूरी दुनिया भर में लोग जानें। अब देखिए राजस्थान की जो सोसाइटी है बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत दकियानूस समाज है।
और राजस्थान की जो आम औरत होती है उसको चारदीवारी से निकलने के बहुत कम मौके मिलते हैं, उसको घूंघट में रहना पड़ता है, पर्दा में रहना पड़ता है। तो जब श्यामलता गहलोत बाहर निकलने लगी तो उस पर समाज में बहुत छीटाकशी हुई कि ये कोफ्तगिरी का काम करती है, मार्केट जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है। जो एक सड़े हुए समाज की सोच होती है, उस सोच का शिकार श्यामलता गहलोत को बनना पड़ा। लेकिन उसके जो पिताजी हैं, जो उसके पापा हैं, उन्होंने उसके बहुत मदद की और धीरे धीरे श्यामलता गहलोत ने कोफ्तगिरी की आर्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। वो जापान जा चुकी हैं, वो उज़्बेकिस्तान के ताशकंद जा चुकी हैं, वो चाइना जा चुकी हैं। उनको भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। महिला कलाकार का जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है वो उनको मिला हुआ है। साथियों, कोफ्तगिरी के बारे में आपको मैं और एक बात बताऊं कि पहले के ज़माने में जो राजे महाराजे थे वो जब कोफ्तगिरी का बहुत अच्छा काम होता था, कोई कलाकार बहुत अच्छा काम कर देता था, तो या तो वो उस कलाकार का ही खून करवा देते थे या फिर उसके दोनों हाथ कटवा देते थे, जिससे कि कोफ्तगिरी का इतना शानदार काम कोई दूसरा आदमी नहीं कर सके। खैर, ये तो बहुत मतलब इनह्यूमन काम था, बहुत गलत काम था, लेकिन कोफ्तगिरी से राजे महाराजाओं का ऐसा जुड़ाव था। तो साथियों, ऑनलाइन सर्च करें, यदि कोफ्तगिरी का कोई सामान आपको भी पसंद आ जाए तो आप उसको खरीदना नहीं भूलें, इससे कलाकारों की भी मदद हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।